द फैल्कॉन मेथड बाय डेविड सोलियोमी। आज के वक्त में ये बात हर कोई मानता है कि उन्हें सारी जिंदगी पैसों के लिए काम नहीं करना। बहुत से लोग आज चाहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं दूसरी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे कमाएं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से की जाए। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो ये किताब आप ही के लिए लिखी गई है। ये किताब हमें स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का एक बहुत आसान तरीका बताती है, जिसे फैल्कॉन मेथड कहा जाता है। फैल्कॉन एक पक्षी का नाम है जो कि शिकार करने में माहिर होती है। उसी पक्षी की तरह ये मेथड भी काम करता है, जो कि आपके लिए हमेशा बेहतर स्टॉक पहचान कर लाता है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कितनी तरह से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, किस तरह से अलग अलग फिल्टर लगाकर आप बेहतर कंपनियों की लिस्ट बना सकते हैं। पहला सबक, आप 3 तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा तरीका है। आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे और बिना काम किए पैसा कमाए, लेकिन कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है कि हम इसे समझ ही नहीं पाते। जो लोग इसे समझने का काम करते हैं वे इसमें पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन यही लोग हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट। उन्होंने 2011 में एक पत्र में 3 तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया और उसमें से अपने मनपसंद इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया। सबसे पहले आता है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक तरह का कर्ज होता है जो कि एक सरकार या फिर एक कॉर्पोरेशन किसी को देती है और बाद में वो उससे ब्याज के साथ उसे वापस लेती है। लेकिन क्योंकि ये करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसकी वजह से समय के साथ पैसे की कीमत कम हो जाती है। आपने जितने % का ब्याज लगाया था उसे इन्फ्लेशन खा जाएगा और आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा या फिर ना के बराबर फायदा मिलेगा। इसके बाद आते हैं अनप्रोडक्टिव असेस्ट, जिसमें आप इस उम्मीद से सोना या तेल खरीदते हैं ताकि आप उसे कुछ समय के बाद ज्यादा दाम पर बेच सके, लेकिन इससे आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा और जब तक ये चीजें आपके साथ रहेंगी तब तक ये आपको कुछ नहीं देंगी। इनसे आपको फायदा तभी होगा जब आप इसे बेचेंगे। बुफे के हिसाब से तीसरी कैटेगरी का इन्वेस्ट यानी कि प्रोडक्टिव असेस्ट का इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आते हैं किसी कंपनी के शेयर या फिर एक ऐसा रियल एस्टेट जिसे आप किराए पर दे सके। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी का एक हिस्सेदार बन जाते हैं और उस कंपनी के सारे फायदे आपको अपनी % शेयर के हिसाब से मिलते रहते हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट लेकर उसे किराए पर दे रहे हैं तो आपको उसकी किराए से फायदा मिलता रहेगा और साथ ही आप उसे बाद में बेच भी सकते हैं। ये दोनों ही किसी भी करेंसी पर निर्भर नहीं करते, इसीलिए इन्फ्लेशन का असर इन पर नहीं होता। ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होते हैं। दूसरा सबक, अच्छे से इन्वेस्ट कर पाने के लिए आपको ये समझना होगा कि कंपनी किस तरह से कैश का इस्तेमाल करती है। मान लीजिए कि कंपनी एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें बहुत से इनपुट और आउटपुट पाइप लगे हुए हैं। आपको ये नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपको ये तो जरूर पता है कि उसके बाहर क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले उसके बारे में अंदाजा लगाना छोड़ना होगा जो उसके अंदर हो रहा है और उसे समझना होगा जो उसके बाहर हो रहा है। इनपुट पाइप का मतलब वो पाइप है जिसे पैसा कंपनी के अंदर जाता है। इसमें आता है कंपनी का रेवेन्यू, यानी कि वो पैसा जो कंपनी आपके सामान को बेचकर कमाती है। इसके अलावा एक कंपनी पैसा कमाती है अपने नए शेयर्स को बेचकर। जब कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है तो उसके स्टॉक डाइल्यूट हो जाते हैं और इसीलिए आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उससे भी उसके पास पैसे आते हैं, उसका प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद आते हैं आउटपुट पाइप, यानी कि कंपनी में कहां से पैसा बाहर जाता है। इसमें कंपनी के खर्च आते हैं, जैसे कि स्टाफ की सैलरी देना, कर्ज चुकाना, मीटिंग का खर्च और टैक्स का खर्च। जब आप किसी कंपनी की जांच करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके प्रॉफिट वाले आउटपुट पाइप को देखना होगा। यही आपको बताती है कि किस तरह से आप किसी कंपनी में पैसा लगाकर फायदा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको इन 3 बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये देखिए कि एक शेयर होल्डर को एक डिविडेंड्स की तरह कितना पैसा मिल रहा है। वो कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को ज्यादा पैसा दे रही है तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद शेयर बायबैक से सावधान रहिए। कभी कभी कंपनी खुद अपने स्टॉक खरीद लेती है ताकि मार्केट में से कोई दूसरा उसे ना खरीद पाए। इससे उनका डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट बढ़ जाता है। अंत में रिटेन्ड अर्निंग पर ध्यान दीजिए, जो कि वो पैसा होता है जो कंपनी अपने बढ़ने के लिए वापस खुद पर लगा देती है। तीसरा सबक, फैल्कॉन मेथड में आप बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर एक कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं।
बहुत से इन्वेस्टर क्वांटम इन्वेस्टिंग मॉडल के हिसाब से अपने पैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप बहुत से नंबर पर ध्यान देते हैं, जैसे कि डिविडेंड पर शेयर, और उन नंबर्स के हिसाब से अलग अलग तरह की कंपनियों की लिस्ट बनाकर उनमें 1 साल के लिए अपना पैसा लगाते हैं और फिर उनके शेयर को बेच देते हैं। इसके बाद अगले साल आप यही काम फिर से करते हैं। क्वांटम इन्वेस्टिंग में आप नंबर पर और डाटा पर ध्यान देते हैं, जिससे आप बहुत से साइकोलॉजिकल गलतियां नहीं करते, जो कि पैसे खोने का आम जरिया होता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी नहीं होते हैं। सबसे पहला तो ये कि जब आप डाटा के हिसाब से कंपनियों की एक लिस्ट बनाते हैं तो आपकी मुलाकात बहुत सी ऐसी कंपनियों से होती है जिनका आप नाम भी नहीं जानते हैं, और जिस कंपनी से आप वाकिफ नहीं हैं, उनमें पैसा लगाना अच्छी बात नहीं है। इस मेथड के हिसाब से चलने का दूसरा नुकसान ये है कि जब आप हर साल अलग अलग कंपनियों की लिस्ट बनाकर उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल में कभी कभी आपको नुकसान भी सहना होता है। बहुत से इन्वेस्टर इसीलिए इस मेथड के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते। इस समस्या से निकलने के लिए हम फैल्कॉन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे भावनाओं में आकर फैसला न लेने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही इस मेथड में आप हर साल कंपनी में पैसा लगाते या निकालते नहीं है, बल्कि लंबे समय तक उसमें पैसा लगाकर उसे होल्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद होता है किसी कंपनी में पैसा लगाने के बाद उसे लंबे से लंबे समय तक फायदा लेते रहना। इसके अलावा फैल्कॉन मेथड में आप सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वेस्ट करने के लायक होती हैं। हममें से बहुत से लोग अपनी लोकल कंपनियों पर भरोसा करते हैं और भावना में बहकर उसमें पैसे लगा देते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। इसीलिए फैल्कॉन मेथड बहुत से फिल्टर्स का इस्तेमाल करता है। जो कंपनी इन सारे फिल्टर्स को पास कर जाए वो ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। चौथा सबक, फैल्कॉन मेथड में सबसे पहले आप अच्छी कंपनियों को पहचानते हैं। आपको ये कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है भी या नहीं? इसके लिए आप उसके रेवेन्यू या फिर कैश फ्लो को नहीं देख सकते, क्योंकि ये सारे काम कागजी होते हैं और इसमें कोई भी फेरबदल करके आपको बेवकूफ बना सकता है। इसीलिए आपको कुछ ऐसा देखना होगा जिसमें फेरबदल ना किया जा सके। आपको ये देखना होगा कि वो कंपनी अपने डिविडेंड को पैसा दे रही है या नहीं। जो कंपनी पिछले 20 साल से अपने डिविडेंड्स को लगातार पैसे दे रही है, उनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और इन्हें नहीं छिपाया जा सकता। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 20 साल तक क्यों देखना, सिर्फ 5 या 10 साल तक देखने में क्या परेशानी है? सबसे पहले तो ये कि लंबे समय तक देखने से हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट के हालात खराब होने पर कंपनी किस तरह से बर्ताव करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था तो किस तरह से कंपनियों ने अपने डिविडेंड्स को पैसा दिया था। ये देखने के लिए आपको लंबे समय पर ध्यान देना होगा। दूसरा ये कि अगर कंपनी लगातार अपने डिविडेंड्स को पैसा दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह की कंपनियां हर इन्वेस्टर को बहुत प्यारी होती हैं। S&P 500 इंडेक्स ने इस तरह की कंपनियों की एक लिस्ट बनाकर उन्हें डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स का नाम दिया है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 25 साल में अपने डिविडेंड्स को लगातार पैसे दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। सबसे पहला तो ये कि हम S&P 500 इंडेक्स की लिस्ट पर ही क्यों निर्भर रहें, जबकि हमारे पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शन हैं। और दूसरा ये कि अगर कोई कंपनी 2 साल तक लगातार अपने डिविडेंड्स को एक बराबर पैसे देती रही है तो उसे डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स की लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन फैल्कन मेथड में हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं जो कि सिर्फ इसी बात पर फोकस करता है कि कंपनी ने लंबे समय तक अपने डिविडेंड को पैसे दिए हों। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड अच्छा रिकॉर्ड हो तो वो एक अच्छी कंपनी हो, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। पांचवा सबक, उन स्टॉक्स को खरीदिए जो अपने एवरेज दाम से सस्ती हो। आपको स्टॉक मार्केट में फायदा तब होगा जब आप स्टॉक को कम दाम पर खरीद कर उसे ज्यादा दाम पर बेचें। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट के दाम अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक अच्छा मौका आपके हाथ से निकल सकता है। लेकिन फिर भी आपके पास मोल भाव करने का ऑप्शन रहता है, जिसकी मदद से आप स्टॉक को कम दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आपने उसे कम दाम पर खरीदा है तो आप उसे ज्यादा दाम पर बेच सकते हैं। एक अच्छी डील पाने के लिए आपको एक स्टॉक को तब तक खरीदना होगा जब उसके दाम उसके पूरे इतिहास के दामों के उतार चढ़ाव के एवरेज से कम हो। कीमतें समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, लेकिन आपको उसे तब खरीदना होगा जब उसकी कीमत और उसकी औसत कीमत से कम हो। ये तरीका काम इसीलिए करता है क्योंकि इंसान अक्सर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाता, जिससे वो उसे काबू करने लगते हैं। लालच और डर, ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के दाम घटते या बढ़ते हैं। जब लोगों के अंदर डर बनता है
तो वो सब कुछ बेचकर भागने के बारे में सोचते हैं और एक समझदार इन्वेस्टर यहाँ पर आकर अच्छे फैसले लेते हैं। जब सब लोग डर के मारे निराश होकर स्टॉक मार्केट में सब कुछ बेचने लगते हैं तो स्टॉक की कीमतें कम होने लगती हैं और इसी वक्त उसे खरीद कर आप फायदे में रह सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि जब सब लोग डर के मारे सब कुछ बेच रहे हो तो आप सब कुछ खरीद लीजिए, लेकिन ऐसा करना मतलब भीड़ के हिसाब से ना चलना, जो कि अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। इसीलिए आपको बहुत अच्छी जानकारी की जरूरत होगी। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, जब सब लोग शांत होते हैं और कोई घबराता नहीं है तो इस हालत में स्टॉक की कीमतें बढ़ने लगती हैं और ऐसे में आपको कभी भी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। छठा सबक, अच्छे स्टॉक को पहचानने के लिए उसे डिविडेंड याइल्ड, फ्री कैश फ्लो याइल्ड और फर्म्स शेयर होल्डर याइल्ड पर ध्यान दीजिए। अब आपके पास आपकी एक लिस्ट तैयार हो चुकी होगी उन कंपनियों की जिसमें आपको अपना पैसा लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें और जान लेनी चाहिए। वो है डिविडेंड याइल्ड, फ्री कैश फ्लो याइल्ड और फर्म्स शेयर होल्डर याइल्ड। डिविडेंड याइल्ड का मतलब वो पैसा है जो कि एक स्टॉक अपनी कीमत के हिसाब से पैदा करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक कंपनी का डिविडेंड 100 रुपए में खरीदा है और वो आपको अगले साल तक 10 रुपए देगी तो उसका डिविडेंड याइल्ड 10% है। जब कंपनी अपने खर्च के लिए कम भार पर पैसा इस्तेमाल करती है, जो कि पैसा बच जाता है, उसे फ्री कैश फ्लो कहते हैं। ये हमें बचे हुए पैसे और मार्केट में स्टॉक की कीमत के संबंध के बारे में बताता है। इसे पता करने के लिए फ्री कैश फ्लो को पूरे शेयर के नंबर से डिवाइड कीजिए। अगर एक कंपनी के पास 1000 रुपए का फ्री कैश फ्लो है और उसके पास 200 शेयर है तो उसका फ्री कैश फ्लो याइल्ड 5 रुपए प्रति शेयर हुआ। अंत में आता है एक कंपनी का फर्म्स शेयर होल्डर याइल्ड। इसका मतलब उस पैसे से होता है जो कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पास शेयर बायबैक के जरिए भेजती है। जब एक कंपनी अपने शेयर को काबू करने के लिए ओपन मार्केट से अपने ही शेयर को खरीद लेती है तो उसे शेयर बायबैक कहते हैं। इससे उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है और साथ ही वो कीमत भी बढ़ जाती है जो वो अपने डिविडेंड को भविष्य में देगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपए अपने डिविडेंड पर खर्च किया और 150 रुपए शेयर बायबैक पर। सबसे पहले इन्हें जोड़ दीजिए जिससे आपको 250 रुपए मिलेंगे। अब मान लीजिए कि जो नए शेयर्स हैं उनकी कीमत 50 रुपए है, उसे इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 200 रुपए। इसके बाद इसे उस कंपनी के सारे शेयर की कीमत यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 रुपए है तो 2000 को 5000 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.04 यानी कि 4%, जो कि उस कंपनी का फर्म्स शेयर होल्डर याइल्ड है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन 3 चीजों पर ध्यान दीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए जिसमें ये तीनों % ज्यादा से ज्यादा हो। सिर्फ कुछ ही कंपनियां इन तीनों को पास कर पाती हैं और जो पास कर पाती हैं वो फायदेमंद इन्वेस्टमेंट होती हैं। 7वां सबक, अलग अलग कंपनियों की तुलना करके उन्हें वेटेज दीजिए। वेटेज का मतलब नंबर में ये पता लगाना कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें आप उसके डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो याइल्ड और दूसरी चीजों का नंबर देते हैं और फिर उसे % में से निकाल कर ये पता करते हैं कि उसका वेटेज कितना है। इसे समझने के लिए 2 कंपनियों का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। हम दोनों कंपनियों के डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो याइल्ड और शेयर होल्डर याइल्ड को पता करके उनका वेटेज निकालेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर तीनों का वेटेज 33.33% है। आप अपने हिसाब से वेटेज तय कर सकते हैं, लेकिन उस वेटेज को जोड़ने पर 100% आना चाहिए। स्टॉक ए के लिए डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो याइल्ड और शेयर होल्डर याइल्ड 5, 7 और 10% है और बी के लिए ये 10, 5 और 12% है। अब यहाँ पर हर एक स्टॉक का वेटेज 33.3% यानी कि 0.333 है। आप स्टॉक के फाइनल स्कोर को इससे मल्टीप्लाई करके उसे जोड़ दीजिए तो आपको उसका फाइनल स्कोर मिल जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में ये स्टॉक ए के लिए 10.6 है और बी के लिए 8.9, लेकिन यहाँ पर हम डिविडेंड का शेयर, कैश फ्लो याइल्ड और शेयर होल्डर याइल्ड का ही इस्तेमाल फिर से कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल हमने पहले भी किया है, इसलिए अब हमें कुछ नए तरीकों की जरूरत होगी। इसके लिए फैल्कॉन मेथड में हम चाउडर रूल से मिलता हुआ लेकिन उससे बेहतर तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके में आप स्टॉक के इस समय के डिविडेंड की तुलना उसकी भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी से करते हैं। इसमें आप कंपनी के इस समय के स्टॉक के डिविडेंड याइल्ड को उसके पिछले 5 साल में होने वाली स्टॉक डिविडेंड याइल्ड में बढ़ोतरी के साथ जोड़ देते हैं। अगर स्टॉक डिविडेंड याइल्ड 3% से ज्यादा है
तो इस नंबर को 12 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर स्टॉक डिविडेंड यील्ड 3% से कम है तो इस नंबर को 15 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 5 साल का समय कुछ समस्या पैदा करता है। हो सकता है कि कंपनी ने 4 साल तक अपने डिविडेंड को अच्छे पैसे दिए हों, लेकिन 5वें साल में कम कर दिए हों। ऐसे हालात में आपको सही नतीजा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अलग अलग समय लीजिए, जैसे कि 1 साल, 3 साल या 4 साल तक का समय, और फिर सबका इस्तेमाल उसके हिसाब से वेटेज रैंकिंग में कीजिए। 8वां सबक, फैल्कॉन मेथड के अंत में आप अपना दिमाग लगाकर फैसला करते हैं। अब तक हमने जो भी तरीके देखे जिनकी मदद से आप अच्छी इन्वेस्टमेंट को खराब इन्वेस्टमेंट से अलग करते हैं, वो सब कुछ नंबर के हिसाब से थे और उनमें कहीं भी भावनाओं का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको बेहतर फैसले लेने हैं तो आपको कुछ और खास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उसके ROIC इंडिकेटर पर ध्यान दीजिए। ROIC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब उस पैसे से है जो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर मिलता है। एक अच्छे इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि एक फर्म में किस तरह से उसके पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, और ये पता लगाने के लिए ROIC इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बताता है कि कंपनी कितने अच्छे से अपने फायदे को अपने इन्वेस्टर्स के साथ बांटती है। इसके अलावा आप उन स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए जो कि साइक्लिकल है। साइक्लिकल स्टॉक का मतलब उन स्टॉक से है जिनकी कीमत में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। इनकी कीमत अचानक से ऊपर चढ़ जाती है और अचानक से गिर भी जाती है। हालांकि इनमें अगर आप गिरने पर अपना पैसा लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी मालामाल हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कब उनकी कीमत बिल्कुल कम हो चुकी है और कब इन्वेस्ट करने का सही समय है। इसके अलावा फैल्कॉन मेथड के हिसाब से हम एक स्टॉक में लंबे समय तक पैसा लगाते हैं, न कि छोटे समय के लिए। जब आप लंबे समय के लिए अपना पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं तो आप ज्यादा फायदा कमाते हैं। ROIC इंडिकेटर का इस्तेमाल अंत में किया जाता है। हमने पहले ही 4 तरीके देख लिए हैं जिसकी मदद से आप बेहतर स्टॉक को पहचान सकते हैं। इसके अलावा हर इन्वेस्टिंग मेथड की तरह फैल्कॉन मेथड में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन फैल्कॉन पक्षी की तरह ये ज्यादातर समय सही शिकार करती है और इसका निशाना बहुत कम चूकता है। कुल मिलाकर अगर आपको एक अच्छी पैसिव इनकम बनानी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक में इन्वेस्ट करना। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छी जांच कीजिए और उसके डिविडेंड शेयर, डिविडेंड यील्ड और फ्री कैश फ्लो यील्ड और फर्म शेयर होल्डर यील्ड जैसे नंबर्स के बारे में पता लगाइए। इस तरह से आप बेहतर कंपनी की लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छी पैसिव इनकम बना सकते हैं। क्या करें? खुद से कुछ टेस्ट कीजिए। अब जब आपको ये पता चल गया है कि फैल्कॉन मेथड क्या होता है, तो आप जाकर खुद की कंपनियों की एक लिस्ट बनाइए। ये देखिए कि कौन सी कंपनियां अपने डिविडेंड को लंबे समय से पैसा दे रही हैं। आप चाहे तो किसी दूसरी फर्म की लिस्ट से मदद ले सकते हैं, जैसे S&P 500 इंडेक्स या फिर डू जोन्स।